नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और बात करें समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह की, तो समकालीन कवि और उनका काव्य संग्रह हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समकालीन कवियों में ज़्यादातर जो कवि हैं वो किसी न किसी पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, चाहे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, सुब्रतलाल नेहरू पुरस्कार हो, व्यास पुरस्कार हो या सरस्वती पुरस्कार हो। इन्हीं की ज़्यादातर जो कवि हैं वे पुरस्कृत हैं। तो इस प्रकार से आप इनके महत्व को जान सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और गंभीरता से इसको लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं एक तरफ कवि और दूसरी तरफ उनके काव्य संग्रह। पहले कवि हैं जगदीश गुप्त। इनका पहला काव्य संग्रह है नाव के पाँव, दूसरा है शब्द के दंश, तीसरा हिमबिद्ध, चौथा युग्म, पांचवा है छंद सती और छठा है आदिम एकांत। कैसे दिमाग में बैठाएं? तो एक क्लू बनाइएगा, इन्हीं की इसको जोड़िएगा। क्या? जगदीश। जगदीश कौन है? ईश्वर है ना, जगत के संसार के ईश्वर, है ना। तो जगदीश को आप थोड़ा सा क्लू बना लीजिएगा, राम। जगदीश माने राम, ईश्वर कौन है? तो इनके नाव के पाँव वाला प्रसंग आपको पता है कि नाव का पाँव जब वनवास हुआ था, है ना, तो आपने देखा होगा केवट अपने नाव में, है ना, इनके पाँव को नहीं रखने देता है। तो नाव के पाँव का प्रसंग किसका? जगदीश का। सब जानते हैं, तो बस दिमाग में रखिएगा कि नाव के पाँव का प्रसंग जगदीश का है, सब जानते हैं। शब्द का दंश, शब्द दंश यानी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, आप जानते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो शब्द वही शब्द दंश यानी कि प्रतिज्ञा, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। तो शब्द के दंश को किसने सहा? बोले जगदीश ने सहा है। ठीक है ना। हिमबिद्ध, 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 देखिए हिम माने होता है ना बिल्कुल बर्फ की तरह। अब देखो कोई व्यक्ति अगर हिम वाला हो और बिद्ध जाए तो जगदीश ही है जो हिम से बिधे हुए हैं। यानी कि हिम माने इनका जो चरित्र है हिम जैसा है, और हिम से चरित्र वाला व्यक्ति जो है विधा हुआ है, वनवास हुआ है। तो हिमबिद्ध जगदीश, हिमबिद्ध जगदीश। और युग्म के साथ आप देख रहे हैं ना, युग्म मतलब पत्नी और भाई के साथ, है ना, समूह में कहाँ जाते हैं? वनवास जाते हैं। कौन? जगदीश। और छंद सती है, तो इसको दस्ती है कर लीजिएगा, यहाँ पे छा कर लीजिएगा, यहाँ पे दस्ती है ना, दस्ती है। छंद सती करिए या दस्ती है, छा दस्ती, छंद दस्ती। तो सदी में, है ना, सदी तक 10 साल तक आपने देखा, 14 साल थे ना, तो छंद सती, ये दिमाग में रखिएगा। और आदिम और एकांत में रहना पड़ता है, किसको? बोले जगदीश को। तो मोटी बात रखिएगा कि जब वनवास हो जाता है तो आदिमानव की तरह और एकांतवास इनको करना पड़ता है। ठीक है ना। और क्या करते हैं? इनको छंद सती का अनुभव होता है। तो मोटी मोटी बातें दिमाग में ये रख लीजिएगा कि कौन? बोले जगदीश। क्या? जगदीश का क्या? बोले नाव के पाँव वाला प्रसंग सब जानते हैं। जगदीश ने क्या किया? शब्द के दंश को झेला है। जगदीश का चरित्र कैसा है? हिमबिद्ध है। जगदीश कैसे हैं? युग में जाते हैं वनवास के समय, और उनको क्या है? छंद सती का अनुभव होता है, और आदिम एकांत की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। कौन? जगदीश। तो दिमाग में ऐसे बैठा लीजिएगा कि जगदीश, नाव के पाँव का प्रसंग जगदीश का है, शब्द दंश जगदीश झेलते हैं, हिमबिद्ध जगदीश हैं, युग में जगदीश हैं, छंद सती जगदीश और आदिम एकांत जगदीश। जगदीश फार जगदीश गुप्त। ठीक है, चलिए आगे बात हम लोग करेंगे दुष्यंत कुमार जी का। तो दुष्यंत कुमार जी का काव्य संग्रह है सूर का स्वागत 1957 में, आवाज़ों के घेरे 1963 में, जलते हुए बन का बसंत और साये में धूप 1975 में। ठीक है। अब देखिए सूर का स्वागत और साये में धूप बड़ी महत्वपूर्ण रचना है और 20 बार परीक्षा में पूछी गई है, तो दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। अब क्लू बनाइए। दुष्यंत क्या करते हैं? सूर का स्वागत करते हैं। सूर का स्वागत क्या? बोले 5-7 बार तो कर ही लेते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि दुष्यंत क्या करते हैं? सूर का स्वागत दुष्यंत। आवाज़ों के घेरे, अब जब दुष्यंत आवाज़ करते हैं तो उनकी आवाज़ों का घेरा बन जाता है। कितना? बोले उल्टा सीधा 63 घेरा बन जाता है, 63 घेरा बन जाता है। और दुष्यंत क्या करते हैं? जलते हुए बन के बसंत को देखते हैं और साये में धूप लेते हैं, है ना। साये में धूप लेते हैं। साया माने होता साथ में,
धूप माने धूप में बैठते होंगे। कितने? बोले 75 लोगों के साय में धूप लेते हैं। साय माने साथ में दिमाग में रख लीजिएगा और मोटी मोटी बात बना लीजिएगा। तो दुष्यंत सूर्य का स्वागत करते हैं, आवाज़ों के घेरे, आवाज़ करते हैं तो उनकी आवाज़ों के घेरे बन जाते हैं। किसके? दुष्यंत के। दुष्यंत क्या करते हैं? जलते हुए वन का बसंत देखते हैं। दुष्यंत जलते हुए वन का बसंत देखते हैं और साय में धूप लेते हैं। बोले कोई 75 लोगों के साथ 75 लोग के साय में बैठ करके धूप लेते हैं। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा और दो रचना तो बिल्कुल दिमाग में रखिए, दुष्यंत सूर्य का स्वागत और दुष्यंत साय में धूप। ठीक है, चलिए। सीढ़ियों पर धूप कौन? सीढ़ियों पर धूप रघुवीर लेता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसी से मिलती जुलती इनकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं श्रीकांत वर्मा जी की। श्रीकांत वर्मा जी की जो पहला काव्य संग्रह है दिनारंभ 1967 में, माया दर्पण 1967 में, जलसा घर 1973 में और मगध। ठीक है, अब श्रीकांत, श्री माने लक्ष्मी का, कांत माने पति है जो, अर्थात विष्णु, है ना। दिन आरंभ के समय क्या करिए भैया? 6-7 बार क्या करिए? श्रीकांत का नाम लीजिए, श्रीकांत श्रीकांत 6-7 बार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माया का 6-7 दर्पण आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा कि श्रीकांत श्रीकांत क्या करिए? दिनारंभ के समय श्रीकांत का नाम लीजिए। कई बार? बोले 6-7 बार लीजिए। तो क्या होगा? माया का 6-7 दर्पण आपको मिल जाएगा। और श्रीकांत कहाँ रहते हैं? जलसा घर, और जलसा घर में 73 माने 73। ठीक है ना। अब देखे होंगे कि जो विष्णु जी है ना, क्षीर सागर में रहते हैं ना, तो जल ही तो है क्षीर सागर, सागर में जल, जलसा घर श्रीकांत का है। श्रीकांत, श्री माने लक्ष्मी के, कांत माने पति का, तो श्रीकांत का है। और बात करते हैं मगध, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा मगध। और उसी मछली जो जलसा घर, जो जलसा घर है, उसी जलसा घर में क्या है? वो मगध है। मगध माने मुग्ध हैं, मुगध हैं, खुश हैं। ठीक है ना। और बात करते हैं मगध पर, तो मगध पर श्रीकांत वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो आप इनके महत्व को देखिए। ठीक है ना। क्या होता है? श्रीकांत का नाम लीजिए दिनारंभ पर 6-7 बार, तो क्या होगा? आपको 6-7 माया का दर्पण मिल जाएगा। श्रीकांत रहते कहाँ हैं? जलसा घर है, और उसके तह में रहते हैं, 73 रहते हैं, और मगध है, मगध माने मुक्त हैं। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगले कवि आप देख पा रहे हैं राजकमल चौधरी जी। इनका पहला काव्य संग्रह है कंकावती, दूसरा है मुक्ति प्रसंग और तीसरा है स्वर गंधा। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो यहाँ से क्लू बनाइए, राजकमल। देखिए राजकमल क्या करता है? एक तो कंकावती, राजकमल, कंकावती, मुक्ति प्रसंग और स्वर गंधा। ठीक है ना। तो राजकमल को क्या है बोलते? कंकावती के मुक्ति का प्रसंग बिल्कुल स्वर में गंधा है। ठीक है ना, स्वर गंध। तो दिमाग में मोटी मोटी बातें रखनी है कि राजकमल, कंकावती का मुक्ति प्रसंग है ना, बिल्कुल स्वर में क्या करते हैं? सुनाते हैं, स्वर में सुनाते हैं, स्वर की गंध में सुनाते हैं, स्वर गंध से सुनाते हैं। दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा। ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि कौन? बोले राजकमल है ना, बिल्कुल कंकावती है ना। मुक्ति का प्रसंग राजकमल को पता है, और स्वर गंधा है, स्वर में गंध है किसके? बोले राजकमल की। तो दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देख पा रहे हैं रामदरस मिश्र जी को। तो बैरंग बनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, और शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए हम लोग बात करते हैं रामदरस मिश्र की। तो रामदरस मिश्र की बात जैसे आएगी तो एक दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, क्या रखेंगे भाई? मोटी बात, राम का दरस के लिए। तो राम के दरस के लिए क्या होता है बताए? राम के दरस के लिए भैया है ना, बैरंग, बिना रंग की और बिना नाम की चिट्ठियाँ आ रही हैं राम के दरस के लिए, है ना। पक गई धूप में कुछ लोग खड़े हैं, पक गए हैं राम के दरस के लिए। कुछ लोग धूप में खड़े पक गए, तो पक गए हैं धूप में कुछ लोग राम के दरस के लिए, है ना। कंधे पर सूरज चढ़ गया है, तो कुछ लोग खड़े हैं कंधे पे सूरज है, लेकिन राम दरस के लिए खड़े हैं, राम का दर्शन के लिए, है ना। नदी, एक दिन बन गया है, बिल्कुल नदी की धारा की तरह लोग बन गए हैं। पूरा दिन भर खड़े हैं, तो दिन ही एक नदी बन गया है राम के दरस के लिए। शब्द के सेतु राम दरस के लिए बन गए हैं, इतने शब्द पढ़ रहे हैं राम दरस के लिए, शब्द के सेतु बन गए हैं। और कुछ लोग तो बारिश में भीगते हुए, कुछ बच्चे बारिश में भीगते हुए राम के दरस के पास आते हैं, राम का दरस करने के लिए आते हैं। तो आप इनके महत्व को देख लीजिए, बस राम दरस को जोड़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि राम दरस। अब राम दरस के लिए कौन आया? बोले बैरंग, बिना नाम की चिट्ठियाँ आती हैं, धूप में कुछ लोग राम दरस के लिए पक गए हैं, कंधे पर सूरज है फिर भी राम का दरस करना चाह रहे हैं,
और दिन एक नदी बन गया राम के दरस के लिए, शब्द के सेतु बन गए राम दरस के लिए, राम के दर्शन के लिए, और बारिश में भीगते हुए बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं राम के दरस के लिए, राम के दर्शन के लिए। ठीक है, चलिए अगले कवि हैं सुदामा पांडे, जिन्हें धूमिल उपनाम से जाना जाता है। इनका पहला काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक 1972 में, कल सुनना मुझे 1976 में, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में। कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए संसद से सड़क जो बनेगी वो बड़ी बेहतर बनेगी, दिमाग में रखिएगा। बेहतर फार 1972 में। कल सुनना क्या 76 बाद सुनना, कल सुनना 76 बाद, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और 84। ठीक है, दिमाग में रखिएगा और क्लू बनाइए सुदामा, है ना क्या है? बोले संसद से सड़क तक कल कौन? सुदामा जाते हैं। सुदामा पांडे क्या करते हैं? संसद से सड़क तक कल सुदामा पांडे गए, है ना, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो और भी देखेंगे आप तो यहाँ पर सुदामा की बात करते हैं, संसद से सड़क तक, है ना, सुदामा गए। कल सुनना किसको? सुदामा को सुनना। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तो सुदामा खुद ही है, सुदामा से सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आसानी से याद हो जाएगा। और अगर बात करें कि संसद से सड़क तक की तो बेहतर है, संसद की सड़क बेहतर है। ठीक है ना, कल सुनना किसको है? 76 बार सुनना अगर कल गड़बड़ी हुई तो, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 84। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अगले कभी आप देख पा रहे हैं चंद्रकांत देवताले। ठीक है ना, और एक बात यहाँ पर देख रखिए, कल सुनना मुझे, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कल सुनना मुझे। ठीक है, चलिए चंद्रकांत देवताले की बात करें तो हड्डियों में छिपा ज्वार 1973 में, दीवारों पर खून से 1975 में, लकड़ बग्घा हंस रहा है 1980 में, रोशनी के मैदान की तरफ 1982 में, भूखंड तप रहा है 1982 में, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987 में, पत्थर की बेंच 1996 में, इतनी पत्थर रोशनी 2002 में, और बदला बेहद महंगा सौदा 1995 में, उजाड़ में संग्रहालय 2003 में, और इसके अलावा जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008 में, और पत्थर फेंक रहा हूँ 2010 में। अब पत्थर फेंक रहा हूँ 2010 की रचना है, और वर्ष 2012 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो इसे भी देख लीजिएगा। और इसे हम लोग वहाँ पर पढ़े हैं, है ना, कि क्या कर रहे हैं, ताल में, यानी कि चंद्रकांत देवताले, ताले को हम लोग ताल में कहें, ताल में पत्थर फेंक रहा है, कब? बोले बार बार, यानी कि 12 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब इन सभी रचनाओं को कैसे दिमाग में रखें, तो एक क्लू थोड़ा सा बना लीजिएगा कि यहाँ से आप ले लीजिएगा चंद्रकांत। अब चंद्रकांत देवताले, हड्डियों में छिपा है ज्वार, तो चंद्रकांत की हड्डियों में ज्वार छिपा है, दिमाग में रख लीजिएगा। दीवारों पर खून, यानी कि चंद्रकांत की दीवारों पर खून है। चंद्रकांत क्या करते हैं? लकड़बग्घा को देखकर हंसते हैं, लकड़बग्घा को देखकर हंस रहे हैं, लकड़बग्घा हंस रहा है। ठीक है, रोशनी के मैदान पर, बोले चंद्रकांत जाते हैं। भूखंड तप रहा है, बोले चंद्रकांत से। आग हर चीज़ में बताई थी, किसने? बोले चंद्रकांत ने हर चीज़ में आग बताई थी। और पत्थर की बेंच पर कौन? बोले चंद्रकांत बैठते हैं। ठीक है ना, इतनी पत्थर रोशनी, बोले चंद्रकांत की इतनी पत्थर रोशनी है, और बेहद महंगा सौदा किसका? बोले चंद्रकांत का। तो चंद्रकांत का बेहद महंगा सौदा होता है, और उजाड़ में संग्रहालय किसका? बोले चंद्रकांत का है, तो इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा वहाँ कौन होंगे? बोले वहाँ चंद्रकांत होंगे। और पत्थर फेंक रहे हैं ताल में, है ना, तो दोबारा बार ताल फार देवताले, चंद्रकांत देवताले, ऐसे दिमाग में रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, और इनकी पहली रचना है लगभग जय हिंद। दूसरा है वह आदमी चला गया नया गर्म कोट पहनकर। तीसरा है सब कुछ होना बचा रहेगा। चौथा है अतिरिक्त नहीं, और पांचवा है कविता से लंबी कविता। छठा है आकाश धरती को खटखटाता है ना, क्या करता है? खटखटाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे विनोद, ठीक है ना। अब विनोद क्या है? विनोद लगभग जय हिंद है भैया, है ना। विनोद क्या है? लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, है ना, लगभग जय हिंद मतलब करेक्ट है, दिमाग में रखिएगा। विनोद लगभग जय हिंद मतलब करेक्ट है, सही है। दूसरा क्या है?
वह आदमी क्या किया, विनोद का कोट, गर्म कोट पहन के चला गया। विनोद फॉर विनोद कुमार शुक्ल की रचना है ना। सब कुछ होना बचा रहेगा, है ना। अगर विनोद नहीं आएंगे तो सब कुछ होना बचा रहेगा, यानी कि जो कुछ होना होगा वो नहीं होगा, जब विनोद आएंगे तब सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो सब कुछ होना बचा रहेगा कब, जब विनोद आएंगे तब सब कुछ होगा। तो विनोद फॉर सब कुछ होना बना बचा रहेगा, विनोद विनोद विनोद, ठीक है ना। अतिरिक्त नहीं, विनोद के अतिरिक्त कोई नहीं, विनोद के अतिरिक्त कोई नहीं, यानी कि अतिरिक्त नहीं कौन, विनोद, विनोद अतिरिक्त नहीं है, ठीक है ना। और कविता से लंबी कविता, भैया कविता से लंबी कविता अगर बनानी है तो विनोद से पूछो, यानी कि विनोद कविता से लंबी 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 कविता बना सकते हैं। और धरती आकाश को खटखटाता है तो वो खटखटाने वाला व्यक्ति विनोद है। धरती धरती आकाश, आकाश को धरती, धरती, है ना। तो आकाश धरती को खटखटाता है, ये विनोद दिमाग में रख लीजिएगा, विनोद, विनोद की रचना है। ऐसे दिमाग में रखिएगा कि लगभग जय हिंद है, विनोद। वह आदमी चला गया, विनोद का गर्म कोट पहन के, सब कुछ होना बचा रहेगा, विनोद नहीं आते हैं तो। अतिरिक्त नहीं है, विनोद। कविता से लंबी कविता, विनोद लिखेंगे। आकाश धरती को खटखटाता है, बिल्कुल विनोद को देख करके या विनोद की सहायता से, ठीक है। चलिए अगले जो कवि हैं वो हैं भागवत रावत है। और बात करें तो इनकी पहली रचना है समुद्र के बारे में 1977 में, दी हुई दुनिया 1981 में, हुआ कुछ इस तरह 1988 में, सुनो हीरामन 1991 में, अथरूप कुमार कथा 1992 में, सच पूछो तो 1996 में, और बिथा कथा 1997 में। हमने उनके घर देखे 2001 में, ऐसी कैसी नींद 2004 में, और निर्वाचित कविताएं 2004 में। कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा और 2007 में, और अम्मा से बातें 2008 में, देश एक राग है 2009 में। कैसे दिमाग में रखें, तो मोटी मोटी बात यहाँ से आपको पकड़नी है, भागवत, ठीक है ना। आप समुद्र के बारे में किससे, भैया अगर समुद्र के बारे में जानना है तो भागवत से जानो, समुद्र के बारे में भागवत से जानो। दी हुई दुनिया भागवत की है, भगवत की दी हुई दुनिया है। हुआ कुछ इस तरह, भैया हुआ कुछ इस तरह, भगवत की कृपा से हुआ कुछ इस तरह, है ना। सुनो हीरामन, क्या सुनो, भगवत को सुनो, भगवत को सुनो। अथरूप कुमार कथा, किसकी, बोले भगवत की। अथरूप कुमार कथा भगवत की। सच पूछो तो भगवत, भगवत ही है। बिथा कथा भगवत की। हमने उनके घर देखे, किसके, बोले भगवत के, हमने भगवत के घर देखे हैं। ऐसे कैसे नींद, भगवत, भगवत से होती है। निर्वाचित कविताएं भगवत से होंगी। और कहते हैं कि दिल्ली में कुछ आबो हवा है ना, तो आबो हवा की बात भगवत करते हैं। अम्मा से बात भगवत ने किया, 2008 में किया। देश एक राग है ना, 2009 में, भगवत, भगवत, भगवत। तो दिमाग में मोटी मोटी बातें ऐसे रख लीजिएगा कि समुद्र के बारे में भगवत से जानो, दी हुई दुनिया भगवत ने है, कुछ इस तरह हुआ भगवत की कृपा से, सुनो हीरामन, भगवत को सुनो। अथरूप कुमार कथा भगवत, सच पूछो तो भगवत से पूछिए। बिथा कथा भगवत से। हमने उनके घर देखे, बोले भगवत के घर देखे। ऐसे कैसे नींद, भगवत ने देखी। निर्वाचित कविताएं भगवत की हैं। कहते हैं कि दिल्ली की कुछ आबो हवा और है, तो भगवत की। अम्मा से बातें भगवत करते हैं, और देश एक राग है, बिल्कुल भगवत। तो दिमाग में रख लीजिएगा, भगवत को जोड़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे है लक्ष्मीकांत वर्मा। तो बात करें लक्ष्मीकांत वर्मा जी की, तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी का काव्य संग्रह है आतुकांत और तीसरा पक्ष, ठीक है ना। तो देखिए लक्ष्मीकांत, जो व्यक्ति जिसके पास लक्ष्मी होगी ना, जो लक्ष्मी है ना कांत वाला व्यक्ति होगा, वो आतुकांत होगा, बेतुकी बात करेगा, है ना, बिल्कुल घमंड से भरी बात होगी। और तीसरा पक्ष उसी का होगा, भैया कुछ भी रखो, जो तीसरा पक्ष होता है वो लक्ष्मीकांत का होता है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, आतुकांत कौन है, बोले लक्ष्मीकांत। आतुकांत लक्ष्मीकांत, आतुकांत लक्ष्मीकांत, तीसरा पक्ष लक्ष्मीकांत, तीसरा पक्ष लक्ष्मीकांत का, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं लीलाधर जागुड़ी। उनकी पहला काव्य संग्रह है शंखमुखी शिखरों पर। दूसरा है नाटक जारी है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तीसरा है इस यात्रा में। चौथा है रात अब भी मौजूद है, इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षा में पूछी जाती है। बची हुई पृथ्वी। और छठा है घबराए हुए शब्द। सातवां है भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसे भी ध्यान में रखिएगा कि अनुभव के आकाश में चांद किसका, लीलाधर जागुड़ी की रचना है, और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे है महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में।
और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। ठीक है ना। अब इन्हीं 11 काव्य संग्रह को कैसे दिमाग में रखें, एक छोटा सा क्लू आपको बनाना है। और क्लू इस प्रकार से है, यहाँ पे कर लीजिएगा जुगड़ी, जुगड़ी फार जुगाड़ी व्यक्ति। ठीक है ना। अब देखिए लीलाधर है ना, जुगाड़ी, जुगाड़ी व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, जुगाड़ी व्यक्ति है तो शंखमुखी शिखरों पर, यानी कि एक देखे होंगे शंख पुष्पी आता है। ठीक है ना, बुद्धि बढ़ाने के लिए, तो शंखमुखी को हम लोग कर लेते हैं शंख पुष्पी। तो जो जुगाड़ी व्यक्ति है वो बुद्धि बढ़ाने के लिए शंख पुष्पी पीता है। तो शंख पुष्पी कौन पिएगा, बोले सर जो जुगाड़ी व्यक्ति है। ठीक है ना। तो शंखमुखी को हम शंख पुष्पी कहते हैं। तो शंखमुखी शिखरों पर, इन्हीं की शंखमुखी कौन पिया, बोले सर जुगाड़ी। ठीक है ना। दूसरा नाटक जारी है, जो जुगाड़ वाले व्यक्ति हैं ना वो बिल्कुल नाटक जारी रखते हैं, नाटक किया करते हैं, यहाँ से वहाँ से जुगाड़ कहीं से लग जाए, है ना। और यात्रा में कौन, बोले यात्रा में भैया जुगाड़ी व्यक्ति काम आते हैं। देखे होंगे यात्रा में टिकट लेना हुआ, जगह बना के बैठनी होगी, खाली करना होगा, इन किन प्रकार जो जुगाड़ी व्यक्ति होता है ना वो यात्रा में सफल है। इस यात्रा में जुगाड़ी है ना। रात अब भी मौजूद है, तो रात जब मौजूद है तो समझो जुगाड़ी वहाँ पे जुगाड़ लगाएंगे। रात अभी मौजूद है तो जुगाड़, जुगाड़ लगाइए, जुगाड़ लगाइए, काम बन सकता है। ठीक है ना। तो रात अभी मौजूद है, जुगाड़ लगाओ। बची हुई पृथ्वी के लिए भैया, बची हुई पृथ्वी है, कोई जगह बच गई है कहीं पर, तो जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ लगाओ और अपने पास ले आओ, उसको अपने कब्जे में रखो, तो जुगाड़ लगाओ। बची हुई पृथ्वी के लिए जुगाड़ लगाइए। अब घबराए हुए शब्द है ना, व्यक्ति घबराया हुआ है, परेशान है, तो कहते भाई कोई जुगाड़ बताओ, कोई जुगाड़ बताओ। हर चीज़ का आजकल लोग जुगाड़ ही खोजते हैं, सफल होने का, पास होने का, कोचिंग में फीस कम होने का, ठीक है ना, याद होने का जुगाड़। और हम लोग भी जुगाड़ ही कर रहे हैं याद करने का। ठीक है ना। तो घबराए हुए शब्द से व्यक्ति क्या कहता, कहता भैया कोई जुगाड़ बताओ। तो ये जुगाड़ है, घबराए हुए शब्द से जुगाड़। और भय, जब भय भी शक्ति देता है, जुगाड़ क्या करता है, भय में भी शक्ति देता है। दिमाग में रखिएगा, अगर जुगाड़ आप लगा दिए, डरे हुए हो लेकिन कोई अगला व्यक्ति बता दिया कैसे जुगाड़ लगाना है, तो जुगाड़ क्या करता है, भय में भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है। तो भय में शक्ति, जुगाड़, जुगाड़ है ना। अनुभव, अनुभव, अनुभव के आकाश में देखिए भाई, अगर कोई व्यक्ति जुगाड़ से सफल हो गया ना तो जुगाड़ व्यक्ति अनुभव बताता है। दिमाग में रखिएगा कि हमने ऐसा किया था, ऐसा किया था और काम हो गया था। तो जुगाड़, अनुभव, जुगाड़, अनुभव, जुगाड़ी व्यक्ति क्या करता है, बाद में आपको अनुभव बताता है। और आगे है महाकाव्य के बिना। ठीक है ना। अगर महाकाव्य के बिना कोई काम करना है तो जुगाड़ से ही होगा। जहाँ महाकाव्य काम नहीं करेगा ना वहाँ जुगाड़ काम करेगा। तो महाकाव्य के बिना जुगाड़ से काम चलाओ। जुगाड़ फार जागुड़ी की रचना है और ईश्वर की अध्यक्षता में, है ना, बिल्कुल वहाँ भी लोग जुगाड़ लगा देते हैं। तो ईश्वर की अध्यक्षता में जुगाड़ी, जुगाड़ी है ना। और खबर का मुंह विज्ञापन से ढक देता है, ढका है। तो खबर का मुंह विज्ञापन से ढकेगा कौन, बोले सर जुगाड़ी व्यक्ति जो होगा ना वो खबर का मुंह भी विज्ञापन से ढक देगा। ठीक है ना। तो जुगाड़ी, तो दिमाग में रख लीजिएगा, जुगाड़ी फार लीलाधर जागुड़ी। ठीक है। अब जुगाड़ी व्यक्ति क्या करता है, शंख पुष्पी पिएगा, यानी कि शंख मुखी शिखरों पर। नाटक जारी, नाटक करता है जुगाड़ी व्यक्ति। इस यात्रा में जुगाड़ काम आएंगे। रात अब भी मौजूद है, जुगाड़ लगा लो। पृथ्वी बची हुई है, जुगाड़, जुगाड़ लगाओ। घबराए हुए व्यक्ति को जुगाड़ बताइए, जुगाड़ है ना। भय में शक्ति देता है, जुगाड़। अनुभव, जुगाड़ी व्यक्ति अनुभव बताता है। और महाकाव्य के बिना जुगाड़ काम देगा। ईश्वर की अध्यक्षता में जुगाड़ लगाओ। और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका, जुगाड़ से, जुगाड़ से। दिमाग रख लीजिएगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसे भी दिमाग में रखिएगा कि अनुभव के आकाश में, है ना, जागुड़ी जी की रचना है और इस पर क्या बोले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। चलिए अगले कवि हैं अशोक वाजपेयी जी। और बात करें अशोक वाजपेयी जी की तो इनका पहला काव्य संग्रह है शहर अब भी संभावना है, 1966 में। एक पतंग अनंत में 1984 में। इतने से 1986 में। तत्पुरुष 1989 में। कहीं नहीं वही 1991 में। और बहुर अकेला 1992 में। थोड़ी सी जगह 1994 में। घास में दुबका हुआ आकाश 1994 में। और आबिन्यो 1995 में। जो नहीं 1996 में। अभी कुछ और 1998 में। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखा जाए कि आसानी से याद हो जाए। तो ठीक है ना। देखिए एक रचना कहीं वहीं नहीं आपको दिखाई दे रही है कि कहीं नहीं वहीं। ठीक है ना, कहीं नहीं वहीं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कहीं नहीं वहीं पर क्या मिला है, वर्ष 1994 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहीं नहीं वहीं। किसको? अशोक जी को। ठीक है, अब देखिए अशोक वाजपेयी जी को कैसे दिमाग में रखा जाए, तो यहाँ से हम लोग कुली निकालेंगे अशोक। ठीक है ना, अशोक क्या बता रहे हैं कि शहर अभी संभावना है किसकी? बोले अच्छे रोजगार की शहर में भी संभावना है। ठीक है ना, अशोक ने बताया। अशोक बताते हैं, क्या बताते हैं? बोले शहर में अब भी संभावना है किसकी? बोले अच्छे रोजगार की। दूसरा, एक पतंग अनंत में, है ना, लगभग 84 मीटर कौन उड़ाते हैं? एक पतंग अनंत में उड़ाए हैं अशोक ने 84। इतने से अशोक, है ना, इतने से अशोक वाजपेयी, तत्पुरुष अशोक। कहीं वही नहीं अशोक है, कहीं वही नहीं अशोक, कहीं वही नहीं अशोक। ठीक है ना, बहुर अकेला, बोले बहुर अकेला लौट के आएगा, अशोक। ठीक है ना, थोड़ी सी जगह अशोक को दीजिए। घास में दुबका आकाश, अशोक। अभिन्यों में अशोक, जो नहीं है अशोक में, और अभी कुछ और है, क्या है? अशोक। ठीक है, एक तो एक क्लू बनाइए, और दूसरा एक क्लू आप ये भी ले सकते हैं, अशोक का मतलब होता आ माने नहीं है, शोक माने दुख, जहाँ, इन्हीं की अशोक वाटिका से ले लीजिए। ठीक है ना, तो क्या होता है अशोक वाटिका में जब सीता जी हैं तो क्या कह रहे हैं कि अब भी संभावना है किसके? राम जी के आने की। शहर से राम जी के आने की अशोक वाटिका में अभी भी संभावना है, तो अशोक वाटिका में अभी भी संभावना है आने की। ठीक है ना, एक पतंग अनंत, है ना, उनके मन में अनंत बातें आ रही हैं। ठीक है ना, इतने से, है ना, जो कि अशोक वाटिका है, लेकिन अशोक वाटिका से भी क्या हो रहा है? उनका दुख कम नहीं हो रहा है, वो दुखी ही है। इतने से अशोक का मतलब होता जहाँ कोई शोक ना हो। रावण ऐसी जगह पर सीता जी माता को रखा था, ठीक है ना, कि उनको कोई दुख ना हो, लेकिन इतने से भी सीता जी क्या करती थी? दुखी रहती थी। अशोक माने अशोक, शोक ना हो, जहाँ पर दुख ना हो, फिर भी इतने से भी सीता माता को दुख होता था। तत्पुरुष माने अपने पुरुष राम जी के लिए, है ना, अशोक वाटिका में सीता जी दुखी रहती थी। ठीक है ना, आगे कहीं नहीं वहीं, है ना, कहीं नहीं, बस वहीं अशोक वाटिका के एक वृक्ष के नीचे रहती थी अशोक वाटिका में, कहीं नहीं वहीं अशोक वाटिका में। कहाँ? अशोक वाटिका में है भैया सीता, और बहुर अकेला, एकदम बिल्कुल अकेली सी रह रही, बहुत अकेली। कहाँ? अशोक वाटिका में। ठीक है ना, और थोड़ी सी जगह देख ही रहे हैं, है ना, थोड़ी सी जगह वहीं पर मिली है, कहीं नहीं है वहीं है अशोक वाटिका में, बहुत अकेली है अशोक वाटिका में, थोड़ी सी जगह है अशोक वाटिका में, और घास में दुबकी हुई है, बिल्कुल, है ना, और घास रावण को दिखाते भी हैं, तो घास में दुबकी हुई है कौन? अशोक वाटिका में। कौन? भैया सीता, दिमाग में रखिएगा। और आबिन्यो, है ना, आबिन्यो माने विनय कर रही है अशोक वाटिका में, है ना, और जो नहीं है ना, वहाँ पर कोई नहीं है, जो नहीं है, कोई नहीं है अशोक वाटिका में, है ना, तो जो जहाँ पर क्या है? शोक नहीं है, वहाँ पर भी मैया जी शोक कर रही हैं, जो नहीं है वो भी कर रही हैं, और अभी कुछ और, है ना, अभी कुछ और दिन का टाइम इंतजार करते हैं, है ना, कि हो सकता है कभी कुछ और टाइम लगे, अशोक वाटिका से राम जी आएँ और ले जाएं। तो मोटा माटी दिमाग में रखिएगा, है ना, कि अशोक वाटिका में, है ना, अब भी संभावना करती हैं माता रानी। ठीक है ना, एक पतंग की तरह अनंत मन में उनमें उड़ रहे हैं, है ना, अशोक वाटिका में कोई शोक नहीं है, फिर भी इतने से भी वो दुखी हैं, है ना, तत्पुरुष अपने राम जी के लिए, अपने पुरुष के लिए, है ना, कहीं नहीं वहीं अशोक वाटिका में, बहुत अकेली है अशोक वाटिका में, थोड़ी सी जगह है अशोक वाटिका में, घास में दुबकी है और घास दिखाती है रावण को अशोक वाटिका में, अभिनय करती हैं विनय करती हैं अशोक वाटिका में, जो नहीं है, कोई नहीं है, जो नहीं है वो भी, है ना, अशोक वाटिका में शोक नहीं है, वो भी फिर भी शोक है इनको। ठीक है ना, जो नहीं है अशोक वाटिका में, और अभी कुछ दिन और रहना है अशोक वाटिका में, ऐसा वो सोच रही हैं। ठीक है ना, अशोक वाटिका फार अशोक वाजपेयी को जोड़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आसानी से याद हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे हैं इब्रार रब्बी, खांसती हुई नदी 1969 में, घोषणा पत्र 1981 में, और लोग बाग 1985 में, वर्षा में भीगकर वर्ष 2000 में। अब कैसे दिमाग में रखें, तो मोटा सा क्लू बनाना है कि इब्बार क्या है? खांसती हुई, ठीक है ना, नदी से क्या करती है? घोषणा पत्र को लेकर के लोग बाग के साथ वर्षा में भीगकर आती है। दिमाग में रख लीजिएगा, कोई क्या है? कोई इब्बार है ना, इब्बार या रब्बी कर लीजिए। इब्बार रब्बी क्या करती है? खांसती हुई नदी के पास से घोषणा पत्र को लेकर लोग बाग के साथ वर्षा में भीग करके आती है।
ठीक है ना। किसको लेकर आएगी भाई, घोषणा पत्र को लेकर आ रही हैं। ठीक है, आगे है लीलाधर मंडलोई। अभी इसके पहले आपने देखा था लीलाधर जगुड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन है, लीलाधर मंडलोई, ठीक है ना। घर घर घूमा, बिल्कुल। दूसरा है रात बिरात। तीसरा है मगर एक आवाज, काल बांका तिरछा, देखा अदेखो, ठीक है ना, देखा अदेखो। क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, और एक बहुत कोमल तान। कैसे दिमाग में सबको रखें। तो देखिए यहाँ से आप क्लू में लीजिएगा कि लीलाधर, लीलाधर माने लीला को धारण करने वाला, लीला करने वाला। क्या करता है भाई, देखो जो लीला करता है, लीला धारण करने वाला है व्यक्ति, वो घर घर घूमता है, घर घर घूमा। कौन, लीलाधर, लीलाधर लीला करते घर घर घूमा, ठीक है ना। कब कब, बोले रात बिरात, रात बिरात। कौन, लीलाधर, लीलाधर घर घर घूमा, रात बिरात घूमा, ठीक है। मगर एक आवाज़, ठीक है ना, मगर एक आवाज़ उसकी है जिससे पहचान में आ जाती है। मगर एक आवाज़ लीलाधर की, लीलाधर की एक आवाज़, ठीक है। काल बांका तिरछा, काल का बांका लीलाधर, काल का बांका लीलाधर। देखो अदेखो, बहुत से, देखो देखो किसको बोले, लीलाधर को, देखो देखो, ठीक है ना। देखो 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 किसको बोले, लीलाधर को। क्षमा याचना, अब पकड़ा गया तो क्या होता है भैया, देख लिया, किसी ने देख लिया तो क्या हुआ, क्षमा याचना मांगता है। कौन, बोले लीलाधर, है ना। कह रहे हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। उपस्थित है कौन, बोले लीलाधर, कहाँ, बोले समुद्र के पास, है ना। ये बदमस्ती कौन, किसने की, तो ये बदमस्ती तो होगी भैया लीलाधर की। ये भी बदमस्ती किसकी है, लीलाधर की है। अब मन बेपरवाह है, किसका, बोले लीलाधर का मन बेपरवाह है। अब आगे लिखे में दुख, लिखे में दुख है किसके, बोले लीलाधर के लिखने में दुख है। और एक बहुत कोमल तान है किसकी, बोले लीलाधर की है। तो इसे भी दिमाग में बैठाइएगा। तो कौन, बोले सर लीलाधर क्या है, घर घर घूमा। लीलाधर घर घर घूमा, कब घूमा, बोले रात बिरात घूमा। मगर एक आवाज़, है ना, काल का बांका तिरछा, लीलाधर का। देखा देखो, देखा देखो किसको, लीलाधर को। क्षमा याचना, लीलाधर ने। उपस्थित है समुद्र के पास, कौन, लीलाधर। ये बदमस्ती कौन करेगा, लीला ही करेगा, लीलाधर करेगा। मन बेपरवाह किसका है, बोले लीलाधर का है। और लिखे में दुख किसका, बोले लीलाधर का है। और एक बहुत कोमल तान किसकी, बोले लीलाधर की। आगे है जो अगले कवि हैं मलयज जी, और इनकी जो काव्य संग्रह है जख्म पर धूल, ठीक है ना। देखिए भैया जब क्या हो जाए, जख्म आ जाए, जख्म में धूल लग पड़ जाए तो उसको मलय करिए, मलय दीजिए, मलय करिए, मलज करिए, मलय दीजिए, है ना। मल दीजिए, मल देंगे धूल निकल जाएगी, तो साफ कर दीजिए, मलय जख्म पर धूल देते हैं, ठीक है ना। आगे कुमार बिमल की बात करें तो कुमार बिमल की रचना है एक छोटी सी लड़ाई 1980 में, और रंग खतरे में है 1982 में। कैसे दिमाग में रखेंगे, देखिए कुमार क्या है, बिमल है। बिमल माने, है ना, बिकल है, परेशान है। क्यों, एक छोटी सी लड़ाई के लिए वो खतरे में पड़कर बहुत बिकल है। कुमार बिकल है, एक छोटी सी लड़ाई में पड़कर रंग में खतरे को आशंका जान करके, रंग में खतरे को जान करके कुमार बिमल बिकल है, ठीक है। और दूसरा है बिमल कुमार। अब बिमल कुमार कौन है, बिमल माने बिल्कुल विशेष रूप से जो साफ हो, मल से रहित हो। वो कौन है, सपने में एक औरत से बातचीत करता है बिमल। और एक मुखौटा किसका है, बिमल कुमार। पानी का दुखड़ा बिमल कुमार की। तो अब इनको कैसे दिमाग में बैठाएं कि बिमल कुमार का सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका, और पानी का दुखड़ा, ठीक है ना। तो देखिए बिमल कुमार क्या करते हैं, सपने में एक औरत से बातचीत करते हुए पूछते हैं कि यह मुखौटा किसका है और पानी का दुखड़ा किसका है, ठीक है ना। यह मुखड़ा किसका है, पानी का दुखड़ा किसका है, सपने में एक औरत से बोले कुमार बिमल बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगले कवि हैं कैलाश बाजपेयी जी, और इनकी पहला काव्य संग्रह इनका है संक्रांत, दूसरा है देहांत से हटकर, तीसरा है अंधेरा, चौथा है महास्वप्न का मध्यांतर, और पांचवा है हवा में हस्ताक्षर। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो क्लू बनाइए कैलाश। अब कैलाश संक्रांत में कैलाश, देहांत से हटकर कैलाश, तीसरा अंधेरा कैलाश का, महास्वप्न कैलाश का, और हवा में हस्ताक्षर ना करो कैलाश, यानी कि 2009 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ध्यान में रखिएगा कि हवा में हस्ताक्षर कैलाश हवा में हस्ताक्षर नो माने नहीं, 2009 में
इस पर मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो दिमाग में रखिएगा कि संक्रांति किसकी होती है? बोले कैलाश की संक्रांति होती है। देहांत से हटकर अगर बात करें तो कैलाश जी की बात करिए। तीसरा अंधेरा, अंधेरा दूर कर देंगे तीसरे नेत्र से कौन? बोले कैलाश दूर करेंगे। अब महास्वप्न, क्योंकि महाकाल है कैलाश तो महास्वप्न है ना, हवा में हस्ताक्षर ना करो कैलाश, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। आगे हैं सौमित्र मोहन। बात करें तो इनकी पहला काव्य संग्रह है लुकमान अली, दूसरा है निषेध, तीसरा है पहचान, चौथा है चाकू से खेलते हुए। अब कैसे दिमाग में बैठा है? तो यहाँ पे एक क्लू बनाइएगा। सौमित्र मोहन क्या करते हैं? लुकमान अली का निषेध कर देते हैं, पहचान करके चाकू से खेलते हुए, है ना। तो देखिए कोई व्यक्ति क्या है, सौमित्र मोहन है, वो क्या करते हैं? बिल्कुल लुकमान है, बिल्कुल लुक उनका ठीक ठाक है तो लुकमान हो गए। निषेध है, तमाम बातों का निषेध उनको है ना। पहचान छिपा के चलते हैं कौन? और चाकू से खेलते हैं कौन? सौमित्र मोहन। तो दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। लुकमान, निषेध है, लुकमान है, सौमित्र क्या है? बिल्कुल लुकमान है और निषेध है, पहचान, उनकी पहचान निषेध है, चाकू से खेलते हैं कौन? सौमित्र मोहन। कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल, इनका काव्य संग्रह है इसी दुनिया में, वर्ष 1991 में, ठीक है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा वीरेंद्र डंगवाल इसी दुनिया में, ठीक है ना। कब? बोले 91 में आए, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और वीरेंद्र डंगवाल जी की बात करें तो वर्ष 2004 में इनका एक काव्य कृति है दुष्टक में सृष्टा, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे हैं राजेश जोशी, और बात करें राजेश जोशी की तो इनकी पहली जो काव्य संग्रह है समर गाथा, एक लंबी कविता है। एक दिन बोलेंगे पेड़, दूसरा, तीसरा है मिट्टी का चेहरा, चौथा है नेपथ्य में हंसी, और पांचवा है दो पंक्तियों के बीच में, और छठा है चांद की बर्तनी। अब इन सबको कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए जो व्यक्ति जोशी है वो क्या करेगा? बिल्कुल समर की गाथा गाएगा। समर गाथा राजेश जोशी जोश में समर गाथा गाते हैं। और जोश अगर आ जाएगा तो एक दिन पेड़ भी बोलेंगे। पेड़ का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल सीधा सपाट खड़े हैं, कुछ बोलना ना डोलना, पेड़ की तरह जड़वत हैं, तो अगर जोश कोई भर दे, यानी कि राजेश जोश भर देंगे, तो एक दिन पेड़ भी बोलने लगेंगे। और मिट्टी का चेहरा, बिल्कुल एकदम जोश से मिट्टी का चेहरा खिल जाएगा। और क्या होता है? जोश से नेपथ्य में हंसी आती है, और दो पंक्तियां बीच में पढ़ लीजिए, किसकी? राजेश की, तो जोश आ जाएगा, और चांद की बर्तनी देख करके जोश आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें दो पंक्तियों के बीच में जो राजेश जोशी जी की कृति है, काव्य संग्रह है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना। इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना। वर्ष 2002 में मिला है, इसका भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप दिमाग में मोटी मोटी बात क्या रखनी है कि राजेश से जोश से क्या होता? समर गाथा गाएंगे। जोश आ जाएगा तो एक दिन पेड़ भी बोलेंगे। जोश आ जाएगा तो मिट्टी का चेहरा खिल उठेगा। जोश आ जाएगा तो नेपथ्य में भी हंसी होगी। और जोश आ जाएगा किसकी? दो पंक्तियों बीच से कोई बोल दे तो जोश आ जाता है। और चांद की बर्तनी बिल्कुल याद आ जाएगी जोश से। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी कवि और उनके काव्य संग्रह को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।